हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने प्ले स्टोर से ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके ब्लैक डायमंड सर्च कीजिएगा। ये सेम लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें लॉग इन करके बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं और कुछ टेस्ट भी मैं उसमें डालूंगा जो कि फ्री रहेगा, और कुछ कुछ मॉक टेस्ट भी मैं डालूंगा जिसमें बहुत सारे लड़के एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, माइनिंग बैटल कह सकते हैं एक तरह से। तो वो सब कुछ इसमें बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलने वाली है। तो ब्लैक डायमंड ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्लैक डायमंड आपको सर्च करना है, ये लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। इसको आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है वो एक डीजीएमएस का सर्कुलर है। तो अब हम लोग डीजीएमएस का सर्कुलर भी पढ़ने वाले हैं। तो डीजीएमएस का जो सर्कुलर है उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो है एचईएमएम की सुरक्षा सुविधाएं, यानी सेफ्टी फीचर्स ऑफ एचईएमएम, जो कि डीजीएमएस के द्वारा एक सर्कुलर रिलीज किया गया था। मैं आपको पहले वो सर्कुलर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, बेसिकली 2020 में एक सर्कुलर रिलीज किया गया था जिसका नंबर था डीजीएमएस टेक सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2020। ये सर्कुलर में बेसिकली जो मिनिमम डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस सेफ्टी फीचर टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर यूज इन एचईएमएम एंड हैवी लाइट व्हीकल इन ओपन कास्ट माइंस। कुल मिलाकर के ये बोला गया है कि लाइट व्हीकल हो ओपन कास्ट माइंस में, चाहे हेवी मशीनरी हो, चाहे एचईएमएम हो, इन सभी में कुछ सेफ्टी फीचर्स होंगे जो लगाए जाएंगे। उसके बारे में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ये सर्कुलर रिलीज किया गया था। ये ऑफिशियल सर्कुलर है। अब ये ऑफिशियल सर्कुलर अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको 90% 80% आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में। अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो आप समझ सकते हो, और अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ई बुक बना दिया है। ठीक है, और ये ई बुक जो आप देख रहे हैं ये ई बुक है। बेसिकली इसमें बहुत सिंपल हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, और ये भी मैं आपका ब्लैक डायमंड ऐप में फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप फ्री में इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्री में भी कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। आप ब्लैक डायमंड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्टली आते हैं इसके ऊपर। सेफ्टी फीचर्स ऑफ एचईएमएम बाय डीजीएमएस सर्कुलर। ठीक है, समराइज बाय दीपक साहू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहली बात है कि ये जो आपका सर्कुलर है, ये सर्कुलर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था। ये 6 ऑफ 2020 सर्कुलर नंबर है, सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2020। ये जारी करने का डेट है 27/2/2020, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के जो इसमें बातें बताई गई है वो ये है कि जितने एचईएमएम है, ठीक है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, जैसे सॉवेल हो गया, ठीक है, जैसे पेलोडर हो गया, ओके, जैसे आपका पीसी हो गया जिसको पॉकलेन कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हाइड्रोलिक सॉवेल के अंदर में आता हो, या रॉब सॉवेल हो गया, है ना, या सरफेस माइनर हो गया, ठीक है, या फिर डंपर हो गया, या फिर जो छोटे कैपेसिटी के डंपर होते हैं इसको हम लोग टीपर कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, हाँ, या आपका ग्रेडर हो गया। तो ये सब जितने भी हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज हैं, इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे सेफ्टी के डिवाइसेस लगे होते हैं जिससे और सुरक्षा बेहतर हो सके। तो इन्हीं के बारे में ये सर्कुलर है, इन्हीं सर्कुलर में इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डंपर के सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में हमको अलग से बताइए, इसमें बहुत सारे डंपर के सेफ्टी डिवाइसेस हैं, लेकिन अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ब्लैक डायमंड और बेसिकली ऐप में भी मैं डाल दूंगा फ्री मटेरियल सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल में वीडियो लेक्चर में भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेरा ही लेक्चर मिल जाएगा आपको। चलिए फिलहाल मैं इसको पूरा बताता हूँ आपको। तो इसमें बताया गया है इस सर्कुलर में कि जो ओपन कास्ट माइंस है, उस ओपन कास्ट माइंस में बहुत सारे हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेलोडर है, ग्रेडर है, डोजर है, सॉवेल है, डंपर है। इसमें बहुत सारे सेफ्टी उपकरण हैं, कुछ सेफ्टी फीचर हैं, सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो लगे होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ सारांश दिया गया है। अगर आप सर्कुलर को भी पढ़ोगे, ऑफिशियल सर्कुलर को, तो यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट करने से पहले 2 पेज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। 2 पेज में इसमें यही सब बताया गया है। ठीक है, जो बताया गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में। ठीक है, बोलचाल की भाषा में बस बेसिकली ये बताया गया है कि यार ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंटल हो, मतलब आपका माइंस में चाहे डिपार्टमेंटल मशीनरी लगी हो, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्टर यानी आउटसोर्सिंग वाले, इन दोनों ही जगह पे एचईएमएम और थोड़े टीपर ऊपर हल्के भारी वाहन, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन ये संख्या बढ़ रही है तो दिक्कत नहीं है, इस संख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं।
चाहे वो कोल माइंस हो, चाहे मेटल माइंस हो, इन जगह पे देखा गया है कि ये मशीनरीज के चलते बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, ठीक है? और ये हादसे होने के पीछे का कारण जब उन्होंने फाइंड किया तो उन्होंने ये देखा कि भाई सीएमआर तो बहुत पहले से चल रहा है, कोल माइंस रेगुलेशन बहुत पहले से चल रहा है, कोल माइंस रेगुलेशन में बहुत सारे नियम कानून बहुत पहले से चल रहे हैं, है ना? लेकिन क्या होता था, जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान के चलिए बीईएमएल नाम की एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो इसमें बेसिकली ये एक डंपर बनाती है, ठीक है? बनाती बहुत कुछ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए बीईएमएल नाम की एक कंपनी है जो डंपर बनाती है। तो पहले नियम ये हुआ करता था कि अगर ये डंपर बना रही है तो जो बनाने वाली कंपनी है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है यानी कि बीईएमएल, वो इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स इंस्टॉल करेगा। सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल करेगा जो इसकी सुरक्षा को और बेहतर तरीके से रख सके ताकि माइंस में या दुर्घटनाएं कम हो। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि जो बीईएमएल है, उन्होंने इसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए। अब ये चला गया माइंस में। अब माइंस में ये चल रहा है, ठीक है? पता चला 1 महीना बाद एक तो सेफ्टी डिवाइस खराब हुआ, 6 महीना बाद दूसरा सेफ्टी डिवाइस खराब हुआ, साल भर बाद तीसरा सेफ्टी डिवाइस खराब हुआ। ऐसे करते-करते इसके बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस खराब हो गए। लेकिन खराब होने के बाद ना उसको कभी रिपेयर किया गया, ना उसको कभी बनाया गया, ना उसको कभी मेंटेन किया गया। जिसके कारण जब दुर्घटनाएं हुई तो देखा गया कि भाई दुर्घटना होने के बाद जब उस डंपर का जांच किया गया तो देखा गया कि यार इसमें तो कोई सेफ्टी डिवाइस है ही नहीं। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली, ठीक है? तो ये सब बहुत चिंता का विषय लगा डीजीएमएस को कि भाई ये तो बहुत चिंता का विषय है। हमने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया बीईएमएल को कि भाई डंपर बना रहा है तो ये सब चीजें इंस्टॉल करो। अब वो इंस्टॉल तो कर दिया, उसकी तो गलती नहीं है, लेकिन माइंस में जाने के बाद वो खराब हो गया किसी भी कारण से। उसके बाद उसको रिपेयर नहीं किया गया, ना कभी उसको मेंटेन किया गया। तो ये बड़ा दिक्कत लगा उसको। तो डीजीएमएस ने क्या किया, डीजीएमएस ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम बोल पड़ा टेक्निकल वर्कशॉप, ठीक है? इस वर्कशॉप में 260 अच्छे-अच्छे लोगों को अपॉइंट किया गया। अच्छे-अच्छे लोगों मतलब जैसे बहुत सारे जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि है, जो माइन मैनेजमेंट में बहुत दिन तक काम किए हुए हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स वाले कंपनी है, जैसे बीईएमएल मान के चलिए डंपर वगैरह बनाता है तो बीईएमएल को बुला लिया। अगर कैट भारत में है, इंडिया लोकेटेड है तो कैट को बुला लिया। कोमात्सु जो आपका कैट के अंदर ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है? तो उसको बुला लिया, है ना? तो ऐसे-ऐसे जो बहुत सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बुला लिया। जो माइंस में काम करने वाले माइन मैनेजर के तौर पे बहुत लंबे टाइम तक काम किए, जीएम के तौर पे बहुत लंबे टाइम पे काम किए, डायरेक्टर टेक्निकल के तौर पे बहुत लंबे टाइम पे काम किए। तो इनको चूंकि माइनिंग का बहुत अच्छा डीप नॉलेज है इसलिए इनको बुला लिया। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले या काम करने वाले लोग हैं, शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे आपका सिम्फर के कोई साइंटिस्ट को बुला लिया, ठीक है? इसके बाद आईएसएम धनबाद के प्रोफेसर को बुला लिया, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर को बुला लिया। इन लोगों को बुला के उन्होंने एक टेक्निकल वर्कशॉप रखा, टेक्निकल सेमिनार रखा। उसमें इन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया गया और चर्चा करने के बाद आम सहमति बना। बहुत सारे चीजों को लेके आम सहमति बना। जो स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर मतलब मान के चले बीएमएल नाम की एक कंपनी, ठीक है? इस कंपनी में 2 पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर इसमें हामी भरे कि हाँ भाई बात तो आपको सही है, हमने सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किया। डीजीएमएस ने जो हमें सेफ्टी इक्विपमेंट बोला था लगाने के लिए, हमने जब डंपर बनाया तो हमने उसमें लगा। लेकिन उसके बाद जब वो माइंस में गया तो माइंस में उस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो माइंस वालों वाले भी जो कंपनी के स्टेक होल्डर थे उन्होंने भी हामी भरी कि नहीं, माइंस में ऐसी चीजें होनी चाहिए, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस लगे होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक आम सहमति बना। जितने भी स्टेक होल्डर थे, कंपनी के मैन्युफैक्चरर थे, कंपनी के मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने 260 लोग टोटल ऐसे थे जिन्होंने ये हामी भरी कि हाँ भाई ऐसा जरूरी है। डीजीएमएस ऐसा नियम कानून बनाता है, ये ग्राउंड लेवल पे भी फॉलो होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ कानून में है और फॉलो नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि भाई इसकी जिम्मेदारी है ये चीज को देखना, उसकी जिम्मेदारी है वो चीज को देखना, ठीक है? यही चीज इसमें पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो आपको समझने में बड़ा समस्या होगा। अगर आप मेरी तरह हिंदी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल साधारण शब्दों में समझा दिया, ठेठ देहाती भाषा में। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसके बाद बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया, बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस बनाया गया कि भाई जो एचईएमएम होंगे उसमें कुछ कुछ सेफ्टी डिवाइसेस लगाना मैंडेटरी है, जरूरी हो गया है कि आप ये सेफ्टी डिवाइसेस के बिना आप ये चीजें नहीं चला सकते हैं। जैसे सबसे पहला है रियर विजन कैमरा। रियर विजन कैमरा क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना रियर कैमरा है आपका इतना मेगापिक्सल का, तो इसी तरह से जो रियर विजन कैमरा है
इसका मतलब होता है कि जो डंपर चल रहा है, डंपर के पीछे जो कैमरा लगा हुआ है। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वेट एंड वॉच। ठीक, देखिए ये आपको दिख रहा है कि एक तो आदमी ना ये डंपर के पीछे में खड़ा है। ठीक है, अब ये जिस जगह पे खड़ा है इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली किलिंग जोन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं किलिंग जोन। और इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। इसका दोनों नाम है, किलिंग जोन और ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। इसका क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है, साइड व्यू मिरर, और उस तरफ से भी जो मिरर लगा होगा, वो दोनों मिरर में अगर वो ड्राइवर देखने की कोशिश करेगा, ऑपरेटर देखने की कोशिश करेगा कि पीछे कोई खड़ा है कि नहीं, तो उसको नहीं दिखेगा। उसको नहीं दिखेगा। उसको दिखता अगर वो यहाँ खड़ा होता, उसको दिखता अगर वो इधर खड़ा होता, लेकिन वो जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं और किलिंग जोन कहते हैं। तो उस जगह पे उस ऑपरेटर को नहीं दिखेगा, और जब वो डंपर बैक करेगा तो बैक करते साथ ही इसको चढ़ा देगा। अगर मान लीजिए बेहोश हो गया तो, अगर ये यहाँ पे गिर गया तो, अगर पत्थर से टकरा के माथा फट गया तो, अगर यहाँ पे ये आदमी ना होता, कोई गाड़ी घोड़ा होता, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट होता, कोई डीजल का आपका डीजी रखा होता लाइट के लिए, तो भाई उस डोजर ऑपरेटर डंपर ऑपरेटर को थोड़ी दिखेगा। डंपर ऑपरेटर बैक किया, चढ़ा दिया, खत्म। तो ऐसे दुर्घटनाएं बहुत बार हुई हैं। तो इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये नियम बना दिया गया कि जितने भी डंपर होंगे, टिपर होंगे, लाइट व्हीकल होंगे या फिर कोई मशीनरी होगी, उसमें रियर व्यू कैमरा लगा रहेगा। वहां पे देखिए जैसे आपका डंपर वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे सेंटर पे एक रियर व्यू कैमरा लगा रहेगा। कैमरा कैसा दिखेगा? मोटा मोटी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए इसका फोटो है ना, ये देखिए इसका फोटोआ, ये जो है इसका फोटोआ है। ये कैमरा जो है वो कहीं पे बीच में, डंपर के बीच में कहीं पे ऐसे पीछे साइड में ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, ताकि अब जब डंपर बैक करेगा तो ऑटोमेटिकली आदमियों को देख लेगा। ये आदमियों को कैसे देखेगा? तो आदमियों को देखने के लिए एक तो मॉनिटर होगा उसका डिस्प्ले में एक तो मॉनिटर होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। जब डंपर वगैरह में आप चढ़ोगे तो नीचे लगा रहता है, मतलब आपका केबिन है, डंपर का केबिन है, उसमें यहाँ पे कहीं ये लगा रहता है। बट यहाँ पे यहाँ फोटो दिखा रहा है, यहाँ पे कोई बात नहीं, आप देखिए। तो ये क्या है आपका? ये आपका रियर व्यू कैमरा का मॉनिटर लगा हुआ है। रियर व्यू कैमरा का मॉनिटर लगा हुआ है। या तो आप अलग से इस मॉनिटर को इंस्टॉल करेंगे, या तो जो मॉनिटर आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, जो मॉनिटर में आप ट्रिप देख रहे हैं, अंडरलोड ओवरलोड वगैरह देख रहे हैं, तो उसी मॉनिटर में एक ऐसा मोड रहेगा कि जैसे ही आप रिवर्स ऑन करेंगे, जैसे ही डंपर में रिवर्स गियर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो कैमरा ऑन हो जाएगा। और जैसे फिर आप रिवर्स वाला काम हो गया, फिर आप फ्रंट गियर लगा के आप आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, वैसे ही वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। यानी कि ये कैमरा बंद हो जाएगा और जो आप कर रहे थे स्क्रीन पे वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियर व्यू कैमरा का डैशबोर्ड या रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले, है ना। तो ये बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो आपका ऑफिशियल है, देखिए ये जो ई बुक है ना, इस ई बुक को फ्री में आपके लिए डाला हुआ है ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में। उसमें जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे जितना बार चाहे पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने जो हिंदी में लिखा है, ये एज इट इज जो आपका डीजीएमएस सर्कुलर है उसका हिंदी में अनुवाद है, एकदम सिंपल बोलचाल की भाषा में। ठीक है ना, एकदम सिंपल बोलचाल की भाषा में इसका अनुवाद है। और साथ ही साथ इसमें मैंने एक फोटो भी लगा दिया है हर आपका सेफ्टी डिवाइसेस का, ताकि इसको आपको समझने में बहुत आसानी हो। अगर आप उतना नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे स्किपली आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई रियर व्यू कैमरा कैसे लगा होता है, क्यों लगा होता है। ठीक है ना, किलिंग जोन क्या होता है, ओके, और आपका ब्लाइंड एरिया क्या होता है। इसके बाद इसमें कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप रिवर्स गियर लगाएंगे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप फ्रंट गियर लगाएंगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा या स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद पोजीशन जो होगा कुछ ऐसा होगा जहां पे हम लगाएंगे ताकि डंपर ऑपरेटर को मुंडी उठा के या घुमा के देखना ना पड़े। अपना सामने देख रहा है, सामने देखते देखते देख सकता है, ऊपर देख सकता है, साइड में लगा देंगे नीचे में तो आराम से देख सकता है, उसको मुंडी घुमाना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद ऐसा होगा कि नाइट में कैसे देखेंगे, फिर नाइट में रिवर्स कैमरा कैसे देखेंगे? तो रिवर्स कैमरा या तो इंफ्रारेड वाला होना चाहिए। इंफ्रारेड वाला मतलब होता है कि अगर नाइट में ये कैमरा लगाते हैं तो नीचे पीछे लाइट नहीं भी है तो भी वो इंफ्रारेड में दिखाता है। ठीक है, इंफ्रारेड में उसको पता चलता है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां कैमरा है उसके सामने में लाइट लगा सकते हैं ताकि हमारा पीछे का विजन क्लियर दिख सके। ठीक है, जैसे अगर आपका फोन है, रियर कैमरा है, तो रियर कैमरा के साथ फ्लैश भी होता है ना बाबू, जहां पे लाइट नहीं है वहां पे फ्लैश ऑन करके फोटो लेते हैं आप। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही रियर व्यू कैमरा ऑन होगा, इसका पीछे का लाइटिंग भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, नाइट के लिए
ऑटोमेटिकली सेंसर लगा रहेगा, उसमें लाइट ऑन हो जाएगा। ये मजबूत होना चाहिए, सुरक्षात्मक होना चाहिए, मतलब अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि कीचड़ लग गया तो खराब हो गया, पानी घुस गया तो खराब हो गया, धूल घुस गया तो खराब हो गया, है ना? अब मशीन अब में बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो खराब हो गया, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। उसका सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहिए, कुछ इस तरह से इसकी बनाया जाना चाहिए कि वाटर प्रूफ हो, डीजल गियर डैमेज से बचाया जा सके, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी चीजें, नियम कानून हैं जो कि इसमें बताया गया, आईएसओ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, है ना। इसके बाद यहाँ पे बोला गया वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये जो चीज है ना भाई, ये बचाता है, दुर्घटना जब होता है ना तो दुर्घटना के बाद इसका जांच किया जाता है, इस डाटा को लेके, इसमें एक छोटे से चिप लगे होते हैं, उस डाटा को लेके रिकवर करके देखा जाता है कि आखिर किसकी गलती थी। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी था, ये आदमी यहाँ पे खड़ा था, अब ये डंपर वाला डंपर बैग किया, इसको चढ़ा दिया, अब मौत हो गया इसका। तो बाद में जब इसको देखा गया, इस डाटा को लेके देखा गया, तो इसमें जनरली क्या होता है, 24 घंटा तक का जो ऑपरेटिंग आवर है, ऑपरेटिंग आवर मतलब 24 घंटा जो चला है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, 8 घंटा का शिफ्ट है तो 8 घंटा का पूरा रिकॉर्डिंग नहीं रखेगा बाबू। जैसे डंपर चालू करेगा, मतलब ऑपरेट में आ गया, ये ऑपरेशन में आ गया डंपर, तैसे इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 24 घंटा तक का वर्किंग आवर, जैसे मान लीजिए पहला शिफ्ट में 6 घंटा ही चला तो ये 6 घंटा का रिकॉर्डिंग रखेगा, दूसरा शिफ्ट में 2 घंटा चला तो ये 2 घंटा जोड़ेगा, और तीसरा शिफ्ट में मान के चलिए 4 घंटा चला तो ये 4 घंटा जोड़ेगा। ऐसा कर करके टोटल 24 घंटा का इसके अंदर में रिकॉर्ड रहेगा, 24 घंटा के इसके अंदर में रिकॉर्ड रहेगा, ताकि इन केस ऑफ दुर्घटना, इन केस ऑफ एनी चीज, ऐसा दुर्घटना या कुछ भी ऐसा होता है, मिस आउट वगैरह होता है, तो उस केस में उसका एनालिसिस कर सके, विश्लेषण किया जा सके, है ना, या दुर्घटनाओं का पता लगाया जा सके। इसके लिए हमारा ये स्टैंड बाय कैमरा लगा रहता है, जो कि स्टैंड बाय मोड पे रहता है। अगर ये स्टैंड बाय मोड पे भी रहेगा तब भी ये रिकॉर्डिंग इसमें होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियर विजन कैमरा। अब यहाँ पे मैंने डंपर 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 बताया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डंपर में लगे होंगे, नहीं यार, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीसी है ना, पीसी जो चल रहा है, तो पीसी के भी जो रियर फेसेस होते हैं उसमें लगे होते हैं, या मान के चलिए आपका सरफेस माइनर वगैरह है, या कोई बड़ी मशीनरी है, तो उसमें भी ये नियम है कि भाई इसमें आपको लगाना है, ठीक है, रियर विजन कैमरा जहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं वहां पे आपको लगाना है। इसके बाद आते हैं वार्निंग सिस्टम फॉर ऑपरेटर फैटिक। इसको बहुत जगह पे एंटी फैटिक डिवाइस भी बोला गया है। क्या बोला गया है? एंटी फैटिक डिवाइस। फैटिक का मतलब क्या होता है? फैटिक का मतलब होता है थक जाना, नींद आना, है ना। मान के चलिए आप दिन में सोए नहीं है, रात शिफ्ट आपका है, नाइट शिफ्ट, आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो दिनवा में सोए नहीं है, तो रात में जब गाड़ी चलाइएगा, डंपर चलाइएगा, तो आपको थोड़ा झपकी आएगा, आपका उबासी आएगा, आप जम्हाई लेंगे, है ना, आपका उबासी आएगा, आपको नींद आएगा, ठीक है। तो उसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले फोटो दिखाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। देखिए एक तो आदमी है, देखिए बहुत स्मार्ट दिख रहा है ये। अब ये आदमी क्या किया, आप ऑपरेटर केबिन में आपने क्या किया, ऑपरेटर केबिन में आपने लगा दिया एंटी फैटिक डिवाइस, ठीक। जस्ट अ सेकंड, ये इसको जूम कर रहा है, रुक जाओ। अरे यार, एक सेकंड यार, जूम कर रहा तो हट जा, रुको एक मिनट, एक मिनट। जस्ट अ सेकंड। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो यार, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो ना, तो एक मोटिवेशन आता है। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अगर मैं यूट्यूब पर डाला हूँ तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सेम लेक्चर है। ऑनलाइन क्लासेस जो अभी देख रहे हैं बाबू, डिजीमस के बहुत सारे सर्कुलर है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब ये तो एक सिंगल पहला सर्कुलर है, बहुत सारा सर्कुलर है, एक भी छोड़ेंगे नहीं, एक भी पोर्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक बार जाके मेरे क्लास प्लस ऐप में, ये ओपन है, ऐसा नहीं कि पैसा पे करोगे तभी खुलेगा, तभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या डाला हुआ, आप क्लिक करके देख सकते हो बाबू। ये फुल ट्रांसपेरेंट है, आप जाके कंटेंट में देख सकते हो कि मास्टर क्या क्या कंटेंट डाला है, मेरे काम का है कि नहीं है, मेरा टेस्ट कितना डाला हुआ है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, गिन सकते हो, ठीक है। 51 टेस्ट टोटल अभी डाला हुआ है, और मेरा टारगेट है कि कम से कम 70-75 टेस्ट मैं इसमें डालू। 70-75 टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी खोज लो, 70-75 टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ईएमटी का अलग से टेस्ट, है ना, सीएमआर का अलग से टेस्ट, ओएसएच रूल का अलग से, ओएसएच कोड का अलग से, टेस्ट फोल्डर खोलोगे तो आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो अलग से है ऑप्शन, नहीं तो अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो, देखिए ईएमटी वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, माइंड सेट वगैरह, ये सब पूरा फोल्डर वाइज बना बना के डाला हुआ है। इसमें मिसलेनियस टॉपिक भी डाला, ओएसएच कोड, ओएसएच रूल भी डाला हुआ है ना, एडवांस टॉपिक भी बहुत सारे डाले हुए हैं, ठीक है। एमसीडीआर एमडीआर वगैरह सब डाला हुआ है इसमें, है ना। उसके बाद लाइव क्लासों में लेता रहता हूँ बीच बीच में।
इसके बाद आपका पूरा लेक्चर डाला मिसलेनियस टॉपिक में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और आप एग्जाम में बता नहीं पाते, जैसे सैम्पलिंग हो गया, मेथड हो गया, है ना, क्लोजर प्लान, माइन क्लोजर प्लान वगैरह, अंडर मशीनरी वगैरह, माइनस ड्रेनेज वगैरह हो गया, एब्रीवेशन हो गया, बहुत सारे से डाटा रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डीजीएमएस के सर्कुलर होते हैं, ठीक है, डीजीएमएस के सर्कुलर भी पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ा जाएगा, एक पोर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, एक पोर्शन नहीं छोड़ूंगा, नॉन टेक में जितना हो सकता है उतना मदद करूंगा, उतना हेल्प करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं क्लासेस तो ले सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए आपको ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर में जाके ब्लैक डायमंड ऐप आपको मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन वगैरह कर लेंगे आप मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से, उसके बाद इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो देखिए माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज है, जो कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस अभी लगभग 800 चल रहा है। और अगर आप सब कुछ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, तो आपको ये MCL प्लस SCL C16 बैच ले लेना चाहिए, उसमें टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। तो रियर व्यू कैमरा के बारे में जितना भी बताया गया इसमें हो गया। अब आते हैं ऑपरेटर फैटिक के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेटर फैटिक क्या होता है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए एक आदमी है जो नींद में है, वो रात दिन में सोया नहीं है, और रात को वो ड्यूटी कर रहा है, डंपर चला रहा है, तो उस केस में बार बार जब झपकी ले रहा है, तो झपकी ले रहा है तो उसमें उसका चेहरा को पहचान लेगा कि ये झपकी ले रहा है या नींद में है। कैसे पहचानेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, एंटी फैटिक डिवाइस लगे होते हैं। एंटी फैटिक डिवाइस सबसे पहले तो कैसे दिखते हैं, आप जब डंपर में चढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें एंटी फैटिक लगा है कि नहीं लगा है ना? कैसे देखोगे, कैसे समझोगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंटीफैटिक डिवाइस कुछ इस टाइप के लगे होते हैं, आप देखे होंगे अगर डंपर वगैरह में चढ़े होंगे तो एंटीफैटिक कुछ इस टाइप के लगे होते हैं। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं और कैमरा टाइप का रहता है, तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट करता है और स्कैन करता है, ठीक है। देखिए जैसे ये आदमी उबासी ले रहा है ना, तो इस केस में इसको फैटिक बता रहा है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप डंपर में चढ़ोगे, बैठोगे, स्टार्ट करोगे, जैसे डंपर को स्टार्ट करोगे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो स्कैन ले लेगा, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले मशीन स्टार्ट करेंगे आप, स्टार्ट करते ही आपके फेस को स्कैन करेगा। उसके बाद फिर क्या है, जैसे आप चला रहे हो गाड़ी और आप पलक को झपकते हो, तो एक नॉर्मल पलक झपकना होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो कोई भी काम करो तो पलक तो झपकोगे ना भाई, रोबोट थोड़ी हो, आदमी हो, तो पलक झपकोगे तो नॉर्मल चीजें हैं। तो उसके मूवमेंट को ट्रैक करेगा कि भाई कितने देर तक झपक रहा है। ऐसे तेरी पलक झपक के 10 सेकंड तक झपक के रखे हो, पलक बंद करके रखे, तो भाई तू नींद ही हुआ ना। 10 10 सेकंड तक आप डंपर चला के आंख बंद करके रखोगे, 5 5 सेकंड तक बंद करके रखोगे, तो उसको डिटेक्ट करेगा, वो अलार्म बजाएगा वो, ठीक है, सेंसर बजे डिटेक्ट करेगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद में है, सुस्ती में है, तो वो भाप लेगा, वो बताना शुरू कर देगा, अलार्म बजाना शुरू कर देगा, आपको परेशान कर देगा वो, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए ड्रॉसीनेस भी बोलते हैं, एंटीफैटिक बोले या ड्रॉसीनेस बोले, तो ऐसा नहीं कि वर्ड, अगर वो वर्ड के साथ खेल जाए तो आपके नंबर भी खिल जाए, खेले चले जाएं, ऐसा नहीं है। ड्रॉसीनेस और फैटिक ये दोनों समझिएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर चाहें तो मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है। ये वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, कि सुस्ती है केबिन के अंदर में तो अलार्म बज जाएगा, ऑटोमेटिक वो वार्निंग देना शुरू कर देगा, अलार्म लाइट भी चलेगा, फ्लैश होगा और अलार्म भी बजेगा, इतना इरिटेटिंग साउंड होगा कि आपका नींद टूटना ही टूटना है, ठीक है। तो इसका ये तरीका होता है, इससे काम करता है, पहले इनिशियलाइजेशन करता है, फिर लगातार ट्रैकिंग करता है, फिर फैटिक डिटेक्शन करता है, फिर वार्निंग या अलार्म दे देता है ना केबिन में, ठीक है। इसके बाद इसमें डाटा लॉगिंग होता है। डाटा लॉगिंग का मतलब होता है कि आप मान लीजिए डंपर चला रहे हैं, ठीक है, आप चला के चले गए, तो अगले शिफ्ट वाला जो ऑपरेटर है ना, वो भी चला के चला गया, उसके अगले शिफ्ट वाला ऑपरेटर वो भी चला के चला गया। इन सभी केसेस में सबके जो एंटी फैटिक मूवमेंट होते हैं उसको ट्रैक करता है। जैसे मान लीजिए आप ज्यादा सो रहे हैं, तो वो चीजों को वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो क्या करेगा, डाटा लॉग में रिकॉर्ड कर लेगा। कितने घंटे तक का रिकॉर्ड करता है, तो 96 घंटे तक का रिकॉर्ड करता है, 96 ऑपरेटिंग आवर, 96 ऑपरेटिंग आवर, बहुत ज्यादा टाइम है ये, 96 ऑपरेटिंग आवर, ठीक है। ऑपरेटिंग आवर आपको मैंने समझा दिया ना बाबू, जितना देर चला उतना देर का जोड़ेंगे, ऐसा कर करके 96 घंटे तक का वो डाटा रिकॉर्ड रखेगा। मान लीजिए आप आज आए ड्यूटी, ठीक है, तो आज आपका ऐसा था कि नींद नींद में थे, तो वो डिटेक्शन दिया, अलार्म वगैरह बजाया, तो अलार्म बजा तो वो रिकॉर्ड कर लिया भाई इस आदमी को एक बार झपकी आया था, एक बार अलार्म बजाना पड़ा। अगला दिन फिर आप आए, अगला दिन फिर आप नींद में चला रहे हैं, फिर वो डिटेक्ट कर लिया, फिर अलार्म बजाया। तो उस केस में क्या होगा, बार बार अगर आप डाटा में रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, तो उस केस में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो डाटा लॉग बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, और एक आदमी अगर बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है तो उस केस में उसका डाटा भेजा जाएगा,
उसका डाटा भेजा जाएगा। जो EYTDS वाले होते हैं, है ना, उनको भेजा जाएगा, या डाटा अगर चाहे तो आप निकाल सकते हैं। मैकेनिकल वाले जो होते हैं वो डाटा निकालते हैं, ठीक, डंपर सेक्शन वाले। तो वो डाटा निकाल के देखेंगे भाई ये जो ऑपरेटर है ये बार बार सो रहा है यार, ये ड्यूटी में सोते सोते आता है, ये नींद में सोता है, भाई ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसीलिए उसको फिर वार्न किया जाएगा या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो भी है। तो ये इसीलिए सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। पहले तो आपका सेफ्टी के लिए, दूसरा है बार बार करेंगे तो फिर उसको रिकॉर्ड करेगा और भेजा जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अगला, वो हो ऑटो डिपिंग सिस्टम। अब ये ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। ऑटो डिपिंग सिस्टम को समझिएगा। जिसे दो डंपर आप देख रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप दो डंपर देख पा रहे हैं तो ये दो डंपर आमने सामने आ गया है। तो जब भी कभी दो डंपर आमने सामने आ जाएगा और दोनों का लाइट अगर अपर में चलेगा, एक होता है लोअर बीम, एक होता है अपर बीम, है ना, तो हाई बीम करके अगर ये चलेगा तो हाई बीम में तो इसका बहुत लाइट रहेगा, अगला वाला डंपर का भी बहुत लाइट रहेगा, तो दोनों का आंख एकदम चौंधिया जाएगा, मतलब आंख में स्ट्रेन पड़ेगा, आंख बहुत ज्यादा ग्लेयर होगा, मतलब ग्लेयर होगा, ठीक है। ग्लेयर का मतलब होता है आंखों में बहुत ज्यादा लाइट पड़ना, तो उसको दिखाई ही नहीं देगा भाई आगे क्या है, रास्ता कैसा है, नहीं है, आगे गड्ढा रहा, जर्किंग रहा, कुछ छोटा मोटा चीज रहा तो वो तो टकरा जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें ऑटो डिपिंग के सिस्टम होती है। माइंस में जितनी भी गाड़ियां चलती है उसमें ऑटो डिपिंग के सिस्टम होती है। ये कैसे काम करता है, एक होता है लोअर बीम, एक होता है हायर बीम, ठीक है। तो आप हायर बीम करके चला रहे हैं, क्योंकि रात में आप चला रहे हैं तो आपका रास्ता वास्ता मान लीजिए लाइट का दिक्कत है, तो आप लोअर बीम में चला रहे हैं, हायर बीम में चला रहे हैं, सॉरी, ठीक है, हाई बीम करके चला रहे हैं। अब जैसे ही 150 मीटर के अंदर में कोई डंपर आता है आमने सामने, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, दोनों डंपर के जो लाइट होते हैं वो लो बीम में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कम कम लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कम कम लाइट हो जाएगा तो रास्ता कैसे दिखेगा, अरे भाई इसका भी लाइट है, इसका भी लाइट है, दोनों लाइट मिलके अच्छा सा रास्ता दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम कम अगर मान लीजिए आपके घर में 9 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, तो आप 3 ठो अगर 9 वोल्ट का बल्ब लगा देंगे तो रूम कैसे जगमग जगमग हो जाता है। इसी तरह से दो डंपर रहेंगे, दोनों के लाइट अगर लो बीम में रहेंगे तो अच्छा खासा लाइट रहेगा, लेकिन इतना लाइट नहीं रहेगा कि आंखों में ग्लेयर पड़े, यानी जोर पड़े या आंखों में चकाचौंध हो जाए, ठीक है। तो इससे दोनों डंपर अब सेफली निकल जाएंगे, अब दोनों का आराम से रास्ता भी दिखेगा और आंखों में जोर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ऑटो डिपिंग। साथ ही साथ क्या होता है, जब टर्निंग होता है, टर्निंग में हमारा अगर मान लीजिए पीछे कोई डंपर है या आगे कोई डंपर आ रहा है, तो टर्निंग में भी ये सही तरीके से काम करे ऐसा सिस्टम इसका बनाया जाएगा, है ना। ब्लाइंड कर्व डिटेक्शन रहेगा, अगर मान लीजिए कर्व आ रहा है तो कर्व को भी वो डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से लाइट जलाएगा, ठीक है। अगर सीधा रास्ता चल रहे लो बीम करके तो आप आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जैसे कर्व रहेगा ऑटोमेटिकली हाई बीम में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सामने से डंपर आ रहा है तो फिर वो लो बीम कर देगा, तो कर्व डिटेक्शन भी होगा। साथ ही साथ बाहरी लाइट से वो भ्रमित ना होगा, ऐसा नहीं कि बाहर में हम लाइट लगाए हुए हैं, माने कि पोल गाड़ के उसमें हम लाइट लगाए ओपन कास्ट के रास्ता में और रोड में, तो उस लाइट के चलते वो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम लगे होंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो ऑटो डिपिंग सिस्टम है वो कितनी दूरी पे, दो अलग अलग डंपर अगर कितनी दूरी पे रहेंगे तो काम करेगा, तो याद रखिएगा बाबू 150 मीटर। जितने भी मैं टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ या डाटा वाला बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आता है क्वेश्चन, और अभी टाइम बहुत खराब चल रहा है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑपरेटर केबिन में एक ऐसा स्विच लगा रहेगा कि अगर डंपर ऑपरेटर चाहेगा कि लाइट को हाई चला करके चलाए, उसको अगर आंख में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ठीक है, तो वो करके देख सकता है, या ऑटो डिपिंग में कंफ्यूज हो रहा है, मशीनरी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है जिसके चलते वो हाथ से मैनुअली भी कर सकता है, डिपिंग लो और बीम कर सकता है, लो हाई बीम, ठीक है। इसके बाद एक आता है डंपर को आगे पीछे से टकराने के रोकने वाला जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवॉइड हेड टू टेल कोलिजन, टेल टू टेल कोलिजन, हेड टू हेड कोलिजन ना। अब ऐसे चीजें रहती, अब मैं इसका आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। अब इसको फोटो को देखिए और फोटो को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। जैसे यहाँ पे एक फोटो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डंपर है ना, समझिए ये डंपर ही है, तो खिलौना टाइप का लग रहा है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे साइड में ऐसा सीढ़ी वीढ़ी लगा हुआ है, पूरा लंबा चौड़ा ऐसा कैनल कैनोपी वगैरह लगा हुआ है। तो ये जो एक्सटेंशन है, आखिर ये एक्सटेंशन करते क्यों है, इसको तो हम साइड में भी लगा सकते थे, लेकिन हम आगे क्यों रखे हैं। आगे इसलिए रखे हैं कि मान लीजिए आगे से कोई डंपर आएगा अचानक से सामने से, ठीक है, तो सामने से कोई डंपर आएगा तो जब वो टकराएगा ना,
तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं है, देखो बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगा तो फिर तो उसका कोई उपाय ही नहीं है। माइंस के अंदर का लिमिट होता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड, इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते। लेकिन जो माइंस वाले करते हैं कि 30 किलोमीटर अपना दायरा रखते हैं अपने एसओपी में, जो एसओपी बनाते हैं उसमें ये नियम बना देते हैं कि भाई 30 से ज्यादा का आप नहीं चला सकते। जो ट्रांसपोर्ट रूल बनाते हैं उसमें ये बना देते हैं, तो लोग 30 के दिमाग में कंफ्यूज होते हैं। देखो ये माइंस टू माइंस वेरी करता है, आप 30 रखिए 35 रखिए, लेकिन आपका जो यूनिवर्सल नियम है सीएमआर के हिसाब से जो नियम है वो ये है कि अगर माइन एरिया में आप डंपर चला रहे हैं तो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक चला सकते हैं, उससे ज्यादा स्पीड में आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीड से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आप डंपिंग एरिया में जा रहे हैं तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए। तो अगर आप डंपिंग एरिया में जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा आपका स्पीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डंपर बहुत ज्यादा आना जाना करते हैं, बहुत ज्यादा डंपर होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए वहां पे स्पीड लिमिट को बांध दिया गया है। प्लस आपको डंपिंग करना है। ठीक है, इसके बाद एक पूछा जाता है कि भाई डंपिंग में जब आप डंपर को बैक करते हैं या कभी भी आप जब डंपर को रिवर्स करते हैं तो उस टाइम आपका स्पीड कितना होना चाहिए डंपर का। तो डंपर का जो रिवर्स स्पीड होता है मैक्सिमम 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रिवर्स स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ डाटा है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इन केस ऑफ हॉल रोड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम स्पीड इन केस ऑफ डंपिंग एरिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम स्पीड इन केस ऑफ रिवर्सिंग और इन केस ऑफ रिवर्सिंग इन डंपिंग एरिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद आपका हेड टू हेड यहाँ पे देखिए एक तरह से गार्ड बन गया है ये। तो इसे होते हैं जो डंपर होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऐसा आपका एक्सटेंशन रहता है, तो आपको यहाँ पे गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं रहा तो आपको अलग से गार्ड लगाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये देखिए आपको एक टीपर दिख रहा होगा जो कि ओपन कास्ट माइंस में या आउटसोर्सिंग में आपको जनरली देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो टीपर चलते हैं ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक आगे में ना ऐसा गार्ड टाइप का लगा हुआ, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रंट गार्ड है, फ्रंट गार्ड है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जब कभी सामने से डंपर टकराएगा तो ये जो गार्ड है ये गार्ड रोकने की कोशिश करेगा, उसके कॉलिजन को, उसके कॉलिजन को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एंटी कॉलिजन बोल के, नहीं एंटी कॉलिजन नहीं है ये। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जैसे ये रहा आपका डंपर। ठीक है, तो यार कॉपीराइट मत मानो भाई, छोड़ो, इसका नहीं लेते हैं, किसी और का ले लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके हॉल पे खड़े हैं या फिर जिसको डंपर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका केबिन है, केबिन के ऊपर में देखिए एक एक्सटेंडेड कैनोपी है। क्या है भाई, एक्सटेंडेड कैनोपी है। वो क्यों रहता है, ताकि डंपिंग एरिया में जब भी आप मतलब लोडिंग जब भी आपका हो रहा हो लोडिंग पॉइंट में, तो ऊपर में कभी पत्थर ना गिरे, इसीलिए ये कैनोपी दिया जाता है। तो ये कैनोपी भी होना चाहिए, ये गार्ड भी होना चाहिए, या फिर एक्सटेंशन ऐसा सीढ़ी टाइप का वो होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर देखिए एक्सटेंड करके इतना वाला पोर्शन रखा हुआ है, आदमी गार्ड बैठा है यहाँ पे, मतलब सॉरी जो ऑपरेटर है वो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसके आगे में इतना बड़ा पोर्शन निकाल के रखा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जब कॉलिजन होगा तो उस केस में उसको रोका जा सकता है ना, इसीलिए वो ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद एक होता है टेल कॉलिजन, टिपर का टेल कॉलिजन मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड, अगर इस फोटो में आप देख पाओ, है ना, हाँ देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे। तो देखो कभी आप टीपर देखे होंगे ना, तो वहां पे देखे होंगे कि ऐसा नीचे के एक ऐसा लगा रहता है ढांचा। इसको हम क्यों लगाते हैं, इसको इसलिए लगाते हैं ताकि टेल कॉलिजन ना हो, मतलब पीछे से आगे कोई डंपर ठोकेगा तो यहाँ पे जाके टकराएगा, और इसका मजबूती कुछ ऐसा होता है कि उसको रोकने की वो कोशिश करता है। आप हाई स्पीड में रहेंगे तब नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर एक परमिसिबल स्पीड में रहते हैं आप, तो बहुत हद तक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बहुत हद तक जो बड़े इंजरीज होते हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं, फैटल वगैरह होता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये जितना भी चीज मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, एंटी फैटिग में चश्मा लगाने पर भी ये देख लेता है, आराम से डिटेक्ट कर लेता है। वही चीज है जिससे यहाँ देखिए आदमी चश्मा लगाया है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम ऑटो डिपिंग का बताया था, तो 150 मीटर की दूरी पे वो सेंस कर लेता है और लो बीम कर देता है। तो यही सब चीज है जो मैं आपको हिंदी में समझाया हूँ, बस वही चीज लिखा हुआ है। देखो ऑटो डिपिंग का ऐसा फोटो भी दिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस टू अवॉइड हेड टू टेल कॉलिजन, टेल टू हेड कॉलिजन, हेड टू हेड कॉलिजन, इसको बचाने के लिए बहुत सारे टाइप के गार्ड्स लगाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया जो मैं आपको फोटो में दिखाया हूँ। ठीक है,
बहुत सारे जो सॉवेल वगैरह होते हैं उसमें भी कैनोपी लगाया जाता है। सॉवेल वगैरह में कुछ इस टाइप के कैनोपी लगते हैं, डंपर का दिखा रहा है लेकिन समझिए सॉवेल में इस टाइप के कैनोपी लगते हैं। ऑपरेटर का कुछ इस टाइप का केबिन होता है, कांच अंदर में रहता है, जाली रहता है और उसके ऊपर से ऐसा गार्ड रहता है ताकि टकराए तो बचाया जा सके। ठीक है, तो जितने भी आपके एचईएमएम चलते हैं उसमें कैनोपी देना और कैनोपी के ऊपर में ऐसा स्ट्रक्चर देना या उसको किसी तरह से कवर करना, चाहे कैसे भी स्ट्रक्चर बनाए उसको कवर करना, गार्ड करना मैंडेटरी है। ठीक है, उसका बिल्डिंग डिजाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको रोका जा सके। डिवाइस टू अवॉइड हेड टू टेल कॉलिजन, है ना, यही सब लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको फोटो दिखाया बहुत सारा, बस वही चीज लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने ब्लैक डायमंड ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ मटेरियल वाले सेक्शन में डाला हुआ हूँ, उसको जाके आप आराम से डाउनलोड कीजिए और जितना पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, अब आता है AFDSS। AFDSS क्या होता है? इसका पहले तो फुल फॉर्म है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। अब सबसे पहला सवाल तो ये पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा सवाल ये पूछ, तो लोगों को लगता है कि AFDSS ना डंपर में लगाना जरूरी है और डंपर जिसमें 35 टन से ऊपर का कैपेसिटी है उसमें लगाना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात आपका पूरी तरह से गलत है बाबू, पूरी तरह से गलत। आप बोलोगे सर AFDSS तो लगाया जाता है ऐसे वैसे, बोलेंगे कि सर जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है या फायर सप्रेशन सिस्टम होता है ये 35 टन से ऊपर के डंपर में लगाया जाता है। मैंने पढ़ा है, ये गलत पढ़ा है आपने, पूरी तरह से आप सही नहीं पढ़े हैं, पूरी तरह से सही मैं आपको पढ़ाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका CMR का ऑफिशियल गैजेट है। इस ऑफिशियल गैजेट में जब आप रेगुलेशन नंबर 139 में पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, CMR 2017 में रेगुलेशन नंबर 139 में जब आप पढ़ेंगे तो इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग दिया हुआ है। इसमें जब आप पॉइंट नंबर डी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जितने भी आपके हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी है इन सभी में, जो भी ओपन कास्ट माइंस में काम करते हैं इन सभी में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब जरूरी है, जितने भी एचईएमएम होते हैं उसमें। लेकिन अगर डंपर की बात करें या ट्रक की बात करें तो अगर 35 टन से कम कैपेसिटी का है तो उस केस में सेमी ऑटोमेटिक लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फायर सिस्टम आप लगाएंगे ही नहीं। फायर सिस्टम कब जरूरी है? जब आपका एचईएमएम हो, चाहे वो 5 टन भी लोड उठाता हो ना तब भी जरूरी है बाबू। एचईएमएम हो, एचईएमएम के कैटेगरी में आ गया है तो फायर सिस्टम, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी है। अब उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते सेमी ऑटोमेटिक, एक होते हैं आपके ऑटोमेटिक और एक होते हैं मैनुअल। आप इसमें से कौन सा लगाना है ये इसके बारे में बताया गया है आपका इसमें, कि आप अगर 35 टन से कम है तो सेमी ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, 35 टन से ज्यादा है तो फुल्ली ऑटोमेटिक या सिर्फ ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है इसमें। तो AFDSS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो अब ऐसा पूछेगा तो आपको 35 टन में टिक मारना है, लेकिन अगर सिर्फ वहां पे फायर सिस्टम या डिटेक्शन सिस्टम लिखे तो आपको थोड़ा ध्यान से सोच के समझ के टिक मारना है। ठीक है, तो जानकारी पूरा रखिए, अधूरा ज्ञान रखेंगे तो टिक मार के आएंगे और खूब उछलेंगे बाहर में कि भैया मेरा तो सही है। फिर बाद में जब आप आंसर मिलाएंगे आंसर की से तो बोलेंगे आंसर की गलत लिया है ना। तो ये आप थोड़ा सा रखिए जानकारी। ठीक है, AFFDSS मैंडेटरी है। ठीक है, AFFDSS मैंडेटरी नहीं है, मतलब फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम मैंडेटरी है सबके लिए। अब उसमें जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं वो 35 टन से ऊपर के डंपर हैं तो जरूरी है। ठीक है, और बहुत सारे जो मशीनरी होते हैं उसमें जरूरी होता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक तो सब में लगाना पड़ेगा, मैनुअल वगैरह है सब में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी हम ऐसा PFDSS लगाते हैं उसमें कुछ जोन को बांटा जाता है। कुछ जोन होते हैं जिसको हॉट जोन कहते हैं, जैसे इंजन का कंपार्टमेंट हो गया, डीजल बॉक्स हो गया जिसमें डीजल भरे रहते हैं, बैटरी बॉक्स हो गया इसमें अंदर बैटरी रहते हैं, बहुत सारे ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह रहते हैं, एग्जॉस्ट पाइप होते हैं। इसके आसपास में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और तुरंत आग लगते हैं, इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसके आसपास में हमको ऐसा सप्रेशन सिस्टम, फायर सप्रेशन एजेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं। अब इसको मैं आपको फोटो दिखा के समझाता हूँ। देखिए बाबू ये डंपर है। ठीक है, इसको आप जूम करेंगे, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट का ऐसे 1 2 3 4 लिख के फोटो आ जाएगा। इंजन कंपार्टमेंट जहाँ पे इंजन वगैरह लगे हैं, डीजल टैंक, बैटरी बॉक्स, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट पाइप, ये सब जगह पे आपका ये लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी हो जाता है जो फायर को डिटेक्ट भी करे और सप्रेस भी करे। इसमें ऐसे पाइप लगे होते हैं। ठीक है, पाइप में बहुत सारे नोजल लगे होते हैं और नोजल कुछ इस तरह से लगे होते हैं कि अंधाधुंध फायर नहीं करना है,
मतलब ऐसा है कि सामने से अगर आपको गुंडा लोग गोली मार रहा है तो ऐसा थोड़ी आंख बंद करके आप हवा में गोली चलाएंगे, आप गुंडा के ऊपर गोली चलाएंगे ना भाई। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होता है, यानी कि जहां पे आग लगा हुआ है उस जोन को वो पहचानता है, इसको बोलते हैं हीट जोन या हॉट जोन, क्या बोलते हैं उसको, हॉट जोन बोलते हैं। उस जोन को पहचानता है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां पे आग लगा हुआ है, उसके बाद वो सीधा स्प्रे करता है उसी पर्टिकुलर जोन में ताकि आग बुझाने में आसानी हो सके और हमारा जो केमिकल है वो कम से कम बर्बाद हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जहां तहां ऐसे वैसे सब नोजल खुल गया, नहीं, जहां पे आपका हॉट जोन है वहां का नोजल खुला और वहां का आग बुझाने का कोशिश करता है ताकि बाकी सभी जगह से बचाया जा सके वो चीज को और लंबा टाइम तक स्प्रे करके बुझा सके उस चीज को। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, इसमें नियम बताया गया कि भाई कुछ नियम तो है, इसमें कुछ बटन्स होते हैं जिसका नियम बना दिया गया है कि एक बटन तो आपका कैनोपी के अंदर में होना चाहिए, यानी कि जहां ऑपरेटर बैठा है सीट में बैठे बैठे उसके बगल में एक तो बटन रहेगा, वो बटन को दबाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक वाला नहीं तो अगर सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल है तो ऑटोमेटिकली जो है आपका फायर वाला खुल जाएगा ऐसा और स्प्रे हो जाएगा, यानी CO2 वगैरह या ड्राई पाउडर वगैरह जो भी भरा होगा है ना आपका एक्सटिंग्विशर वाला, वो एक्सटिंग्विश खुल जाएगा और यहाँ पे आग बुझाने का काम करेगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका ऑपरेटर केबिन में एक मैनुअल बटन रहेगा। दूसरा हो गया कि जमीन के पास मतलब नीचे में कोई भी आदमी खड़ा होके बाहर से इसके बटन को दबा सके जमीन से, ऐसा कोई जगह होना चाहिए जहां पे ऐसे बटन लगे होने चाहिए ताकि नीचे से भी कोई आदमी फट से उसको दबाएगा, अगर कहीं आग दिख गया तो ऑपरेटर को इशारा करेगा, ऑपरेटर गाड़ी रोका ऊपर से काम नहीं किया तो नीचे से दबाएगा, फट से आग बुझ जाएगा। या बाहर में है अगर ऑपरेटर अंदर नहीं बैठा हुआ है तो भी बाहर से दबाएगा तो फट से बुझ जाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम तो होना ही चाहिए। ओके, यही चीज बताया गया है यहाँ पे फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम में। ओके, ठीक है, अब आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यही सब लिखा हुआ है, मैनुअल ऑटोकेटर्स, ऑटोकेटर बोलते हैं बटन को, है ना, और ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करता है, ग्राउंड लेवल पे खड़ा होकर आप दबा सकते हैं, या फिर जो ऑपरेटर के केबिन होते हैं उसके अंदर में जो ड्राइवर बैठा अपना सीट पे उसके बगल में रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका जोन स्पेसिंग कैसे जोन का उसमें डिवीजन किया जाता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब आते हैं डंप बॉडी राइज्ड पोजीशन इंडिकेटर। अब ये क्या आइटम है गुरु, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, लेक्चर लंबा भी नहीं करना है, समझाना भी है, बड़ा चैलेंज यार। ठीक है, देखिए डंप बॉडी राइज पोजीशन इंडिकेटर, ये आपको समझने से पहले ना एक फोटो देख लीजिए आप, जस्ट सेकेंड, उफ तो गड़बड़ हो गया गुरु, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो फोटो मैं दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को पॉज करना पड़ेगा फोटो निकालने के लिए, जस्ट सेकेंड। ओके, चलिए इमेज खोल लिया मैं सोच के। देखिए ये आप फोटो को देखिए, ये क्या है, ये एक टिपर है, ऐसा डंपर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर का जैक लगा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के एक सिलेंडर लगा हुआ है जो कि इसको उठाने को, यानी कि डाला, यानी कि जो आपका डाला है, ठीक है, इसको उठाने का कोशिश करता है, इसको बकेट बोलते हैं, बकेट को उठाने का और बकेट को नीचे रखने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो ये देख रहे हैं, ये क्या है भैया, ये बेसिकली एक ऐसा आइटम है, ये एक ऐसा चीज है जो इसको स्टेबल रखता है, यानी कि जो डाला है आपका, डाला को स्टेबल रखने का काम करता है। अब बैक टू हम आते हैं टॉपिक पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, कहाँ चले गए हम, एक मिनट, FDSS हो गया। अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, बड़ा मेहनत करके मैं क्लास ले रहा हूँ, बस आप वीडियो को लाइक कर दो, मजा आ जाता है देख के। ठीक है, एक होता है आपका जो डंप वाला बॉडी का डाला उठा है उसका इंडिकेटर, और एक होता है आपका, जस्ट सेकेंड, एक इंडिकेटर हो गया उसका और एक हो गया आपका, जो चीज मैं पढ़ा दिया हूँ पहले उसी पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये जिसको बोलते हैं बॉडी डंप स्टेबलाइजर, बॉडी डंप स्टेबलाइजर, बॉडी डंप स्टेबलाइजर, ये क्या होता है, जब आप डंपिंग कर रहे होते हैं तो डंपिंग करते टाइम आपका जो डाला है, कभी कभी क्या होता है ना कि हाइड्रोलिक फट जाता है, कभी कभी ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है फट जाता है, इसका लीकेज आ जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर में एक पिन होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में एक पिन होता है, कभी कभी ना वो पिन निकल जाता है भाई, और जब ये पिन निकलता है ना धड़ाम से गिरता है ये डाला पूरा का पूरा ऐसे धड़ से गिरता है, तो जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है या तो उसको जर्क लग जाएगा, ठीक है, और इतना जोर से जर्क लगता है ना कमर पकड़ लेता है, कमर में दर्द हो जाता है, कमर का हड्डी टूट जाता है, L1 L2 डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, या तो ये पूरा पूरा डाला पलट जाएगा, अगर मान लो ऐसा रहा सिचुएशन कि वहां का स्टेबल नहीं है तो पलट जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है कहीं ऊंचा नीचा हो थोड़ा सा तो उस केस में भी ये पलट जाएगा,
ये चाहे सिलेंडर ठीक रहे चाहे न रहे फिर भी पलट जाएगा। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए जो आपका जमीन है वो स्टेबल हो चाहे नहीं हो, थोड़ा ऊंचा नीचा हो, थोड़ा गड्ढा गड्ढा हो, या आपका इसमें वजन ज्यादा पड़ गया हो, बड़ा बोल्डर अटक गया हो, तो ये सिचुएशन में उसको रोका जा सके, उसको स्टेबल किया जा सके, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें डंप बॉडी स्टेबलाइजर लगाते हैं। क्या करते हैं, डंप बॉडी स्टेबलाइजर लगाते हैं। ये जो आइटम दिख रहा है ना गुरु ऐसा करके, इसको बोलते हैं डंप बॉडी स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं इसको, डंप बॉडी स्टेबलाइजर। इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए कोई पत्थर अटक गया है या उबड़ खाबड़ है, तब भी उस चीज को वो पकड़ के रखेगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर फट गया हो तब भी उस चीज को पकड़ के रखेगा, वो पलटने नहीं देगा, टिपर को, डंपर को पलटने नहीं देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी, डंप बॉडी स्टेबलाइजर फॉर टिपर। ठीक है, इसको एंटी टॉपलिंग सिस्टम बोलते हैं। एंटी टॉपलिंग सिस्टम भी इसी को बोलते हैं, एंटी टॉपलिंग सिस्टम भी इसी का नाम है सेम। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है तो एंटी टॉपलिंग सिस्टम भी इसी का नाम है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पलटता नहीं है, पलटने से रोकने के लिए हम लोग इस टाइप के सिस्टम लगाते हैं। ठीक है बाबू, इसको पढ़ोगे तो पढ़ लेना, बाकी जो मैं बोला हूँ यही लिखा हुआ है हिंदी में, हम आपको हिंदी में समझाएं बस वही चीज लिखा हुआ है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए फोटो भी दिखाया है बहुत सारा हॉल पैक का, ठीक? तो आप चाहें तो इस फोटो को भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, एफडीएसएल समझा दिए हैं। हाँ, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि डंप किए, डंप करने के बाद ऑपरेटर बैठा है केबिन में, उसके बाद डंप करने के बाद सीधा लेके डंपर चलेगा, और इसमें क्या है, डाला ऊंचा का ऊंचा ही है, डाला खुला का खुला है, डाला खड़ा का खड़ा है, और हम चल दिए इसको लेके। अब इसको लेके चल दिए तो डाला खड़ा है भैया, तो या तो स्पीड में ये पलट जाएगा, डंपर पलट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा है कि कभी ओवरहेड लाइन है, ऐसा तार लगा हुआ है, तो तार उर पूरा नोचाते हुए चला जाएगा। ठीक है, तार उर जो है वो पूरा नोचाते हुए ऐसे चला जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो ये देखो बाबू, देख रहा फोटो, एक सेकंड, इसको जूम कर सकते हैं आप, और जूम करने से फटेगा नहीं, जिस टाइप का इमेज बनाया हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है आपको, गाड़ी पलट सकता है। कैसे पलट सकता है, अगर मान लीजिए डाला उठा के आप चल दिए हैं तो भाई पलट सकता है ना कहीं भी। तो इस, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं भी ओवरहेड लाइन तार है, तो इस तार और पूरा डाला उठाने के कारण तार उसमें सट गया है, तार नोचा के चला गया है, सट जाता तो ट्रिप कर जाता है, तो सटने से ही मत सोचे करंट लग जाएगा। अगर आपका टिपिंग सिस्टम सही है, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट सही से डिजाइन किया गया है माइंस के अंदर में, तो ऑटो ट्रिपिंग रहता है कि उसमें अगर कभी भी कुछ भी ऐसा चीज सटता है तो ऑटोमेटिकली बिजली कट जाती है वहां का। तो उसका दिक्कत नहीं है कि तार सट गया तो मर जाएगा, जल जाएगा, है ना। अगर काम कर रहा है तो, अगर नहीं काम कर रहा सेफ्टी डिवाइस तो दिक्कत हो जाएगा। उसका दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि तरवा नोचा गया, पोल उल उखड़ गया, तो भैया उसको फिर ठीक करने में कुछ समय ना चला जाएगा जी। तो इसीलिए हमारा, अब ये सिस्टम से बचने के लिए क्या होता है, हमारा जो केबिन होता है उस केबिन में एक इंडिकेटर लगा रहता है ना। उस केबिन में क्या लगा रहता है, एक इंडिकेटर लगा रहता है। ठीक है, उस इंडिकेटर को बोलते हैं डंप बॉडी राइज्ड पोजीशन इंडिकेटर। अगर आपका डंप बॉडी ऐसा उठा हुआ है, डाला उठा हुआ है, तो इंडिकेटर बताता है आपको कि भाई आपका उठा हुआ है। साथ ही साथ एक तो अलार्म बजता है, अगर मान लीजिए आप ऐसे चला दिए आगे, तो अलार्म बजने लगेगा, बजने लगेगा, तो आपको समझ जाएगा, अरे अरे लगता है डाला खड़ा रह गया, भाई ठीक करो, डाला बैठाओ, डाला बैठाओ, डाला नीचे करो, डाला नीचे करो, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज है। तो इसको एक डंप बॉडी राइज्ड पोजीशन इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जॉस्ट ब्रेक। एग्जॉस्ट ब्रेक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, इसको रिटार्डर ब्रेक भी बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। चलिए, देखिए अब कुछ एक बेसिक चीज हम समझ लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ब्रेक्स इन डंपर, डंपर में जनरली कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं, क्या इस्तेमाल किया जाता है, समझते हैं। ब्रेक जो डंपर में पाए जाते हैं वो जनरली 5 टाइप के ब्रेक डंपर में लगाए जाते हैं या पाए जाते हैं, यूं कह सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला आता है सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक को हम लोग फुट ब्रेक भी कहते हैं। फुट ब्रेक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पैर से लगाते हैं, और जनरली हम डंपर जब चलाते हैं तो सर्विस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा होता है पार्किंग ब्रेक। जब डंपर को हमको कहीं पे खड़ा करना होता है, टिपर को कहीं पे खड़ा करना होता है या पार्क में लगाना होता है, तब उसमें हम पार्किंग ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा आता है रिटार्डर ब्रेक। रिटार्डर ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए कभी ढलान है, ठीक है, उस ढलान में हमको उतरना है, तो उस केस में अगर हम सर्विस ब्रेक दबाएंगे तो हमारा जो क्लच प्लेट होता है वो भी खींचता है, और जो सर्विस ब्रेक होता है वो झटका मारता है। उसके कारण क्या होता है, पीछे अगर बोल्डर पड़ा हुआ है तो बोल्डर बार बार डाला को हिट करेगा, उसमें डंपर पलट सकते हैं, या फिर अनबैलेंस हो सकते हैं, टिपर डंपर झटका वगैरह लग सकता है। इसीलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डर ब्रेक लगाते हैं। रिटार्डर ब्रेक स्लो कर देता है उसको, और एक फिक्स स्पीड पे, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो धीरे 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 और धीरे 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 एक सेम स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे नीचे उतरता है। इसको हम लोग रिटार्डर ब्रेक भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी ब्रेक भी है, ध्यान दीजिएगा।
जो दूसरा नाम है ना तो याद रखिएगा, जैसे आपका सर्विस ब्रेक का दूसरा नाम फुट ब्रेक है ना, रिटार्डर ब्रेक का दूसरा नाम ऑक्सिलरी ब्रेक है ना, पार्किंग ब्रेक का कोई दूसरा नाम नहीं, इसलिए मैंने यहाँ कट किया है, ठीक है। इसके बाद आता है इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक को हम सेकेंडरी ब्रेक भी कहते हैं। मान लीजिए अचानक से कोई आ गया, अचानक से कुछ हो गया है ना, हमारा कोई ब्रेक फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, तो उस केस में हम इमरजेंसी ब्रेक लगा देंगे तो सारा फंक्शन हमारा रुक जाएगा, सारा का सारा फंक्शन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक डंपिंग ब्रेक। डंपिंग ब्रेक क्या होता है, जब हम डंप कर रहे होते हैं तो स्टेबल करने के लिए, या लोड कर रहे होते हैं तो डंपर को स्टेबल रखने के लिए, है ना, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डंपिंग ब्रेक। तो डंपिंग ब्रेक को लोडिंग ब्रेक भी बोलते हैं और एक ब्रेकिंग लॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग लॉक और डंपिंग ब्रेक, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक का दूसरा नाम सेकेंडरी ब्रेक है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है बाबू, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो ये तो हो गया डंपर के ब्रेक्स। तो क्या सिर्फ हम डंपर में ब्रेक रखेंगे, क्या हम शॉवेल में ब्रेक नहीं रखेंगे? तो बिल्कुल शॉवेल में भी ब्रेक रखना है। शॉवेल में जनरली हम लोग एक तो सर्विस ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हमारा जो ऑक्सिलरी ब्रेक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी ब्रेक, और एक तो हमारा जनरली जो इमरजेंसी ब्रेक होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली हमारा जो शॉवेल वगैरह होता है उसमें 3 टाइप के ब्रेक सिस्टम होते हैं, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग डायरेक्टली, ज्यादा लंबा नहीं करना है मेरे को, ठीक है। एग्जॉस्ट ब्रेक भी उसी को कहते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक भी उसी को कहते हैं बाबू। ऑक्सिलरी ब्रेक को ही हम एग्जॉस्ट ब्रेक भी कहते हैं, ऑक्सिलरी ब्रेक को ही हम एग्जॉस्ट ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। दिमाग से हट गया था मेरा। ऑक्सिलरी ब्रेक को ही एग्जॉस्ट ब्रेक, और उसी को डंपर के केस में रिटार्डर बोलते हैं, अगर डंपर नहीं है तो उस केस में ऑक्सिलरी या एग्जॉस्ट ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है बाबू? इसका यही काम होता है जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई ढलान वाला एरिया में उतर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई शॉवेल है, शॉवेल को आप ढलान वाला एरिया में मार्च करा के धीरे धीरे उतार रहे हैं, तो जब आप ऑक्सिलरी ब्रेक लगा देंगे या एग्जॉस्ट ब्रेक लगा देंगे तो ये एक समानांतर स्पीड में धीरे धीरे ढलान से उतरेगा, ठीक है ना। चलिए यही सब लिखा हुआ है इसमें ऑक्सिलरी ब्रेकिंग का सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला पे आते हैं, लोड इंडिकेटर। लोड इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। केबिन के अंदर में कुछ ऐसे इंडिकेटर लगे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड इंडिकेटर। एग्जॉस्ट का फोटो लगता है 2 बार चला गया इसमें यार, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर मेरे से फोटो वोटो इधर उधर हो गया होगा तो उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा उसको, ठीक है ना। बस फोटो पे जो नाम लिखा उसको पढ़ के पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे 6.0 है, जबकि ये 7वां नंबर पॉइंट है, तो ये इग्नोर कीजिएगा। आप मेन जो टॉपिक है उसको देखिएगा, उसमें जो कंटेंट लिखा है, फोटो लिखा है उसको देखिएगा, ठीक है। ये फोटो आपकी सुविधा के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि जो कंटेंट लिखा है उसके जस्ट नीचे ही वो फोटो, हो सकता है कि ये कंटेंट के बाद हो, तो फोटो इधर उधर हो गया है, लेकिन पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं चीज को, है ना। लोड इंडिकेटर क्या होता है? लोड इंडिकेटर फॉर एग्जांपल आपने ओवरलोड कर दिया या फिर अंडर लोड कर दिया या फिर आपने बराबर लोड किया, तो उस केस में एक लोड इंडिकेटर होता है जो बताता है आपको। इसमें जनरली क्या होता है ना, जनरली जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोडर है, ठीक है, तो लोडर उसको लोड दे रहा है, तो जो डंपर होता है, डंपर में एक लोडिंग लगा होता है इंडिकेटर। ये लोडिंग इंडिकेटर के 2 टाइप के लाइट होते हैं। एक तो हो गया आपका ग्रीन लाइट, मतलब अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब आप ओवरलोड होना चालू हो गया है, ठीक है। और ग्रीन लाइट का मतलब अभी ठीक है, और लाइट बुझ गया मतलब आपका लोड जो है वो सफिशियंट हो गया, अब आप डंपर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम लगाए जाते हैं जो केबिन के बाहर लगे रहते हैं, और केबिन के अंदर में भी एक लोड इंडिकेटर होता है ताकि डंपर ऑपरेटर उसको देख सके। और जो बड़े लेवल के डंपर होते हैं ना, जो बड़े लेवल के हॉल पैक होते हैं, बड़े वाले, जैसे फॉर एग्जांपल 100 टन वाले हो गए, 90 टन वाले हो गए, 180 टन वाले, 190 टन वाले हो गए, ये सब डंपर में तो एक इंडिकेटर होता है जो एग्जैक्ट वेट बताता है कि भाई आपके जो डंपर के डाला है उसमें एग्जैक्ट कितना वेट गया है, ठीक है ना। तो वो डंपर वाला हॉर्न मार के पीसी ऑपरेटर को इशारा करके वहां से निकल सकता है अगर ज्यादा ओवरलोड हो रहा है तो उस केस में, ठीक है। तो ओवरलोडिंग ना हो या अंडरलोडिंग ना हो, ठीक है, इसका संकेत देता है, ठीक है ना, ठीक है। ओवरलोड में आपका लाल लाइट जलता है और अलार्म बजता है, अलर्ट देता है आपको। और रेड लाइट आपका, सॉरी, ग्रीन लाइट जलता है आपका किस केस में, जब आपका सेफ लोडिंग होता है। और अंडर लोड होता है तो उसका भी एक अलग से सिग्नल आता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ओके। और इसमें बाईपास करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई स्विच है अंदर में, उस स्विच को दबा दिए तो लाइट जलना बंद हो गया, अब आराम से ओवरलोड करो और लेके चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला सिस्टम इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। नो मैनुअल ओवरराइड या बाईपास का सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसमें के सेंसर लगे होने चाहिए जो कि 96 ऑपरेटिंग आवर का रिकॉर्ड रखता हो। 96 ऑपरेटिंग आवर मतलब मैंने आपको बताया कि
96 घंटा जब तक चला है तब तक का रिकॉर्ड, ताकि अगर दुर्घटना हो जाए तो ये देखा जा सके कि ओवरलोड हो रहा था, अंडरलोड हो रहा था, इस शिफ्ट में हो रहा था, उस शिफ्ट में हो रहा था, क्यों हो रहा था अंडरलोड, सुपरवाइजर क्या कर रहा था, है ना, शिफ्ट इंचार्ज क्या कर रहा था, अगर 3-4 शिफ्ट से लगातार यही काम चल रहा है या एक हफ्ता से लगातार यही काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है कि ओवरलोडिंग दे दे के भेजना है, ओवरलोडिंग करना तो भाई मना है ना, तो फिर उस केस में माइंस के ऊपर इंक्वायरी होगा। तो ये सब चीज इसलिए लगाया गया है ताकि एक तो ऑपरेटर को भी सेफ्टी मिले, सेफली माइंस चले, और अगर नियम का वायलेशन हो तो बाद में इसका जांच करने से पता चल सके कि क्या नियम को वायलेशन हुआ है ना। तो ये आपका सिस्टम है जिसको हम लोग लोड इंडिकेटर कहते हैं। ओके, डंप बॉडी स्टेबलाइजर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको एंटी टॉपिंग डिवाइस भी कहते हैं, ये रहा, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सीट बेल्ट एंड बेल्ट रिमाइंडर। सीट बेल्ट के बारे में आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सीट बेल्ट एंड स्पीड इंडिकेटर, देखो सीट बेल्ट आदमी चलाता है, देखो इस टाइप का चलाता है लगा के, ठीक है। कहाँ चला गया यार, देखो, एक तो आदमी है जो सीट बेल्ट लगा के डंपर चला रहा है। पहले तो कभी भी आप कोई भी मशीन में बैठिए, डंपर में बैठिए, सुपरवाइजर को तो बैठना ही नहीं है, लेकिन अगर बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा के बैठिए। सीट बेल्ट जब भी आप लगाते हैं तो सीट बेल्ट का जनरली 3 पॉइंट का कनेक्शन होता है, ठीक है। एक तो कनेक्शन मतलब कंधे के पास, दूसरा कनेक्शन मतलब कमर के पास, और तीसरा वो आपका वहां पे ज्वाइंट जहाँ पे आप इसको प्लग इन करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब दो पॉइंट पॉइंट जो है वो आपके बॉडी से टच रहता है, एक तो कंधा और एक तो आपका पेट, कमर, है ना। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बताई गई है, क्यों ऐसा हो रहा है यार, ठीक है। अब देखिए जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो एक होता है आपका कमर का स्ट्रैप, यहाँ पे आप इसको प्लग इन करते हैं, मतलब यहाँ पे आप सीट बेल्ट को लगाते हैं, जो कमर के नीचे, कमर के पास रहता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है कंधे का स्टेप, जो आपके कंधे को खींचता है ना। और एक होता है आपका जो बकल, जिस बकल में हम इसको स्विच करते हैं, कमर का स्टेप के बाद जो बकल है, बकल में आप लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप बेल्ट लगा के चला रहे होते हैं कोई भी डंपर को, कोई भी टिपर को, तो आपके आसपास में जहां पे आप चला रहे हैं उसी के जस्ट अगल बगल में कहीं पे एक बेल्ट कटर फिक्स होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए डंपर पलट गया, आप बेल्ट लगाए थे, बेल्ट लगाने के चलते आप बच गए, अब डंपर पलट गया, अब उससे निकलना भी तो पड़ेगा ना बाबू। अब सीट बेल्ट खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आपका बेल्ट कटर रहेगा, फट से उसको खींचिएगा, फटाक से बेल्ट काटिएगा और धीरे से वहां से निकलिएगा, ठीक है। तो ये बेल्ट कटर भी होना जरूरी होता है। इसके बाद इसमें 2 लेवल का वार्निंग देता है। फर्स्ट लेवल जब स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट लेवल वार्निंग जैसे आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपके इंडिकेटर में आता है कि सीट बेल्ट लगाइए। इसके बाद जब आप गाड़ी बढ़ा देते हैं कि डैशबोर्ड गया तेल लेने, हम तो चले गाड़ी लेके, हम नहीं लगाएंगे सीट बेल्ट, तो सेकेंड वार्निंग का जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, उसमें अलार्म बजते रहता है, बजते रहता है, बजते रहता है। अब कार में कैसा होता है कि 1 मिनट के बाद बंद हो जाता है अलार्म, है ना। डंपर और टिपर में ये अलाउड नहीं है, ये आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। आपका जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक अलार्म बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा, और ऐसा लाइट फ्लैश होता रहेगा आपके डिस्प्ले पे, ठीक है। तो ये नियम बनाया गया है। अब बाईपास तो हर नियम को किया ही जा रहा है भाई, है ना, क्योंकि होना नहीं चाहिए। सीट बेल्ट लगा लोगे तो भाई तुम्हारा ही जान बचेगा, ठीक है। अब आते हैं सेफ्टी डिवाइसेस में ब्रेकआउट वेंच। ब्रेकआउट वेंच क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये सब आप ड्रिल मशीन के कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हो गए, जैसे जो ब्रेकआउट वेंच हो गए, रेंच हो गए, ब्रेकआउट रेंच, आपका प्रोपेल जॉयस्टिक हो गया, डेडमैन सेफ्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका जो रेंच होता है ना, ब्रेकआउट रेंच, ये क्या होता है, जैसे 2 ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में क्या होता है कि ड्रिल मशीन में 2 ड्रिल बिट को आपस में जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है ना तो ब्रेक, बेसिकली क्या होता है, जब आप ड्रिल मशीन को जोड़ते हैं, ठीक है, जस्ट सेकंड, ये जोड़ने वाला नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ तो छूट गया है, एक एक पोर्शन छूट गया है, जस्ट नो बम्प सर्किट छूट गया है। ये ड्रिल मशीन का एक सेफ्टी डिवाइस होता है, नो बम्प सर्किट। याद रखिएगा कि इसका होता है बाबू, ये ड्रिल मशीन का होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है बाबू, और आजकल टाइम इतना खराब चल रहा है कि यही सब पूछेगा। तो नो बम्प सर्किट में ड्रिल मशीन का एक सेफ्टी डिवाइस होता है, नो बम्प सर्किट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट को जब आप कनेक्ट करने वाले रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बहुत कम कर देता है। अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो जब आप चूड़ी को उसमें बैठाएंगे तो वो बैठेगा नहीं, बल्कि रगड़ जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, आग लग सकता है, घिस जाएगा, चोट लग जाएगा किसी को, ऐसा होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नो बम्प सर्किट लगाते हैं। इसमें लगता है फोटो ऊपर नीचे हो गया क्या, नहीं नहीं है फोटो है, बस नीचे है।
देखो यहाँ पे फोटो दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जो नो बम सर्किट है वो क्या करता है, जब आप ड्रिल बिट को जोड़ रहे हैं तो उस जोड़ने के टाइम बस स्पीड को कम कर देता है ताकि आप आराम से इसको जोड़ सके। अगर ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, आग लग सकता है, या घाट इधर उधर हो गया तो घिस जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग का जो नो बम सर्किट है बस उसका स्पीड को कम कर देता है। ये ड्रिल मशीन की सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है, ऑटोमेटिक स्पीड को कंट्रोल करता है बस। ठीक है, चलिए बात बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला है आपका ब्रेकआउट रेंज। ब्रेकआउट रेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, ड्रिल बिट आपस में इतने जोर से कनेक्टेड हो जाते हैं कि उसको हाथ से घुमा कर नहीं खोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको घर वाला एक तो जार दिया है ना, अचार का जार दिया कि भाई अचार का जार को खोलो, तो आप इस अचार का जार को खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जार को खोले, अचार निकाल के खाएं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये जो जार है ये खोल नहीं पा रहे हैं आप। तो फिर आप क्या करते हैं, आप कपड़ा लेके आते हैं, कपड़ा से ढक्कन को दबाते हैं, ढक्कन को ढक के कपड़ा से पकड़ के खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तिकड़म लगाने के लिए हम लोग एक ब्रेकआउट रेंच रखते हैं। क्या होता है, जब कभी भी ड्रिल बिट, दो ड्रिल बिट आपस में बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, तो हाथ से खोलना तो इसको पॉसिबल नहीं है, घुमा के खोल ले। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रेकआउट रेंच होता है। ये ब्रेकआउट रेंच उसी में फिट रहता है, उससे हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है, उससे हम इसको खोल सकते हैं। ये भी किस में काम आता है, ये भी ड्रिल मशीन में काम आता है। किस में काम आता है बाबू, ये भी ड्रिल मशीन का एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर याद रखिएगा। ओके, इसके बाद एक आता है प्रोपेल जॉयस्टिक। ये डेडमैन सेफ्टी इसको बोलते हैं। ये सिर्फ ड्रिल मशीन का नहीं है बल्कि सबका, बहुत सारा जो मशीनरी है सॉवेल ओवेल, उसका भी ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए सॉवेल को आप मार्च कर रहे हैं, ठीक है, आप लीवर को पकड़े हुए हैं, ऐसा होता है लीवर, ये लीवर जॉयस्टिक जिसको बोलते हैं, है ना, जॉयस्टिक जिसको बोलते हैं, प्रोपेल जॉयस्टिक। इसको आप आगे पीछे करके मशीन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाएं बढ़ा रहे हैं, दाएं बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा ढलान में मशीन है, आप इसको छोड़ देंगे ना, इस प्रोपेल जॉयस्टिक को, तो जैसे छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा और आपका मशीन वहीं पे रुक जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्या फायदा है इससे? इससे फायदा यही है कि मान लीजिए ढलान में आपका ऑपरेटर को चोट लग गया, या ढलान में ऑपरेटर बेहोश हो गया, या ऑपरेटर को नींद आ गया, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि ढलान में खतरा हो सकता है ना भाई, आगे कोई डंपर हो, मशीन हो, इधर उधर चला गया, लेफ्ट की जगह राइट चला गया, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जब तक ऑपरेटर इसमें हाथ रखा हुआ है और उसको अपने हाथ से ऑपरेट कर रहा है, तब तक ऑपरेट होगा। जैसे हाथ हट गया, बेहोश हो गया कुछ कारण से, या चोट लग गया कुछ कारण से, या नींद आ गया कुछ कारण से, या झपकी आ गया कुछ कारण से, तो ऑटोमेटिकली जैसे इससे हाथ हटेगा, ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल पोजीशन में आएगा और वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपेल जॉयस्टिक डेडमैन सेफ्टी। क्या बोलते हैं, डेडमैन सेफ्टी। ये जितने भी सॉवेल, पीसी, ड्रिल मशीन वगैरह होते हैं, सबके लिए ये सेफ्टी डिवाइस काम में आता है, ठीक है। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब लास्ट है आपका जो सेफ्टी फीचर है एचईएमएम का, वो है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। अगर अभी तक आप वीडियो को देखे हैं यार, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लाइक कर देंगे, बड़ा मोटिवेशन लगता है उसको देख के, ठीक है। अब आते हैं अप्रोक्सीमेटी वार्निंग डिवाइस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डंपर है, ठीक है। डंपर का टॉप से आप देख रहे हो उसको, ये जो है डंपर है, डंपर के ऊपर से आप देख रहे हो। एंटी कॉलिजन भी कह सकते हैं इसको, एंटी कॉलिजन डिवाइस भी इसको कहा जाता है, या फिर एंटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका डंपर है, ठीक है। यार क्या हो रहा है, एक मिनट। ये आपका डंपर है, ठीक है। डंपर में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर आपका एंटी प्रॉक्सिमिटी की काम करते हैं। मतलब जो डंपर होता है, डंपर के साइड में अगर कुछ डंपर आ गया, या कोई आदमी आ गया, है ना, या फिर बर्म आ गया, कुछ ऐसा आ गया, या उसके कुछ साइड में एक तो बर्म आ गया, ऐसा कुछ हो गया, आदमी आ गया, तो वो तुरंत सेंसर बजने लगता है, इंडिकेटर देने लगता है, और साथ ही साथ अलार्म बजने लगता है, ताकि ऑपरेटर अगर मान लीजिए नींद में गाड़ी चला रहा है, थोड़ा झपकी आ गया, या थोड़ा गलती से दाएं बाएं काट दिया, है ना, या फिर बैक कर रहा है, वहां कंजेस्टेड एरिया है, उस जगह घुमा रहा है, तो उस जगह पे अलार्म बजने लगेगा, तो समझ जाएगा कि भाई या तो बर्म से टकराने वाला है, या आदमी से टकराने वाला, कोई ना कोई चीज आ गया है मेरा इतना मीटर के दूरी पे, ठीक है। साइड में 0.5 मीटर पे सेंसर लगे होते हैं। मतलब क्या हो, समझाता हूँ मैं। मतलब ये हुआ कि जो आपका डंपर है बाबू, डंपर का साइड में ना 0.5 मीटर पे कोई आएगा ना बाबू, चाहे आदमी आए, चाहे गाड़ी आए, चाहे कोई मशीन आ जाए, चाहे कुछ बर्म आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए जिसमें वो डंपर टकरा सके, वो 0.5 मीटर साइड साइड में जैसे वो रेंज में आता है,
डंपर के अंदर एक तो सेंसर लगा होता है बाबू, इस टाइप का सेंसर दिखता है, वो सेंसर अलार्म बजाने लगेगा जोर जोर से, ताकि जो डंपर ऑपरेटर है उसको समझ में आ जाए कि अरे यार साइड में कुछ है यार, अच्छा हुआ बच गया यार, झांक के देखेगा आदमी, अरे बाप रे बच गया, तो आदमी को कुचल देते हैं, है ना, बच गया बच गया बच गया। तो ये इसीलिए बनाया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, ये तो साइड साइड के केस में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं पीछे के केस में और आगे के केस में, ठीक है। सर्कुलर को पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग आगे पीछे देखते हैं कि ये आपके डंपर के चारों तरफ लगा होता है। आप कहोगे सर सिर्फ साइड में लगा के छोड़ दिए क्या? नहीं, डंपर के आगे भी कुछ दूरी तक वो देख सकता हो ऐसा सेंसर लगा होता है, डंपर के पीछे तक भी कुछ दूरी तक सेंस कर सकता हो ऐसा सेंसर लगा होता है, डंपर के दाहिने तरफ, डंपर के बाएं तरफ, मतलब कुल मिलाकर के ये डंपर के पूरे रेडियस को घेर रहा है। लेकिन अलग बात है कि साइड में हमारा 0.5 मीटर फिक्स होता है कि 0.5 मीटर साइड साइड में हमारा डिटेक्ट कर पाएगा वो सेंसर। पीछे का कुछ अलग पैरामीटर है, आगे का कुछ अलग पैरामीटर है, डंपर में हॉलपैग में थोड़ा अलग पैरामीटर है, वो पैरामीटर को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अब जिस एरिया को वो टारगेट कर रहा है, यानी कि जो साइड का 0.5 मीटर बताया ना, 0.5 मीटर साइड का, आगे का कुछ मीटर होगा, पीछे का कुछ मीटर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल टारगेटेड एरिया। क्या बोलते हैं? वर्चुअल टारगेटेड एरिया, ठीक है। चलिए बाबू अब समझते हैं आगे। इतना समझ गए, अब आते हैं सीधा कानून पे, पढ़ते हैं एक एक करके। बहुत प्यारा चीज है ये, बहुत क्वेश्चन आने वाला है इससे, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही सब चीजें जो मैंने आपको समझाया कि भाई कोई भी डंपर के आगे या डंपर के पीछे, दाएं बाएं कहीं भी कोई गाड़ी आ गया, कोई छोटा लाइट व्हीकल आ गया, तो ये सेंसर रडार है जो डिटेक्ट कर लेता है कि आगे पीछे कुछ है और वो अलार्म बजाने लगता है, ठीक है। यही काम है इसका। वर्चुअल टारगेट एरिया क्या होता है मैंने आपको बताया। अब फॉरवर्ड जोन के लिए कुछ अलग नियम है और जो आपका साइड का है वो कुछ अलग नियम है। फॉरवर्ड जोन में जो नियम है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। डंपर की जो चौड़ाई है, ठीक है, जो भी चौड़ाई है, फॉर एग्जाम्पल एक डंपर है, ठीक है, ये डंपर की चौड़ाई मान लीजिए ऐसा है 3 मीटर, ठीक है। तो जब डंपर की चौड़ाई है वो तो रहेगा ही, उसके साथ में साइड साइड में 0.5 मीटर, जो मैंने आपको बताया ना, डंपर की चौड़ाई के बाद साइड साइड में 0.5 मीटर तक के एरिया को वो डिटेक्ट करता है ना, ये सेंसर को वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद बोला लंबाई आगे की तरफ या दायरा फिक्स नहीं होता, बल्कि गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है, डायनेमिक स्पीड पे। मतलब अगर आप बोलोगे डंपर के कितना मीटर आगे तक सेंसर लगा रहता है, तो ये बेसिकली जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। अब हर माइंस के लिए अलग होता है, तो इसमें जो सेंसर होता है उसमें मैकेनिकल वाला, जो मैकेनिकल सुपरवाइजर होंगे वो क्या करेंगे, वो इसको फिक्स कर सकते हैं कि आपके माइंस में मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार फिक्स किया गया है कि भाई इस स्पीड पे आप चलेंगे, तो इसमें जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो देखा कि भाई 2 मीटर है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो आप 2 मीटर के हिसाब से आप 6 मीटर रख सकते हैं, 4 मीटर रख सकते हैं, 4 मीटर तक सेंसर आगे काम करे ऐसा रख सकते हैं। तो इसके लिए आप माइंस वाला एसओपी बना के इसको फिक्स कर सकता है, आगे का पीछे का फिक्स कर सकता है, ठीक है। और जब भी फिक्स करेंगे आपको ध्यान रखना है 1:16 ग्रेडियंट को ध्यान में रख के चलाना है। 1:16 ग्रेडियंट हल्का ग्रेडियंट होता है, लगभग 6.5 डिग्री होता है ग्रेडियंट, उतना डिग्री का ग्रेडियंट को ही आपको ध्यान में रख के चलाना है। तो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 इसमें आते हैं। सबसे पहला साइड साइड में कितना दूर तक सेंसर काम करता है, तो 0.5 मीटर। डिस्टेंस आपका आगे का जो डिस्टेंस है वो कैसे तय किया जाता है, तो आगे का डिस्टेंस तय किया जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस से, ठीक है। इसके बाद जो रोड होता है वो कौन से रोड को आप स्टैंडर्ड लेके ये सब चीज डिसाइड करते हैं, तो 1:16 वाला जो ग्रेडियंट होता है उसको डिसाइड करते हैं, उसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। रिवर्स में जब पीछे करते हैं ना डंपर, तो पीछे करते भी जो पीछे वाला डंपर होता है ना, डंपर के जो साइड में पीछे लगा रहता है उसमें भी 0.5 मीटर ही है, ठीक है। और जो कुल कुल लंबाई है उसके बराबर या उससे कम नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जूम कर रहा हूँ तो छोटा क्यों जा रहा है। चलो इसको ले लेते हैं। देखो बाबू, ये एक डंपर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है, नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है बाबू, पीला पीला दिख रहा है आपको, ऑपरेटर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अंदर में है, हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको। अब क्या है, अब जो आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला जो टायर होगा या आगे वाला जो पोर्शन होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो साइड में 0.5 मीटर, सेकेंड एक सेकेंड, 0.5 मीटर साइड में, और इस साइड में 0.5 मीटर का एक एरिया होगा जिसको वो सेंसर डिटेक्ट करेगा। क्या एरिया डिटेक्ट करेगा? वो सेंसर है जो डिटेक्ट करेगा। अगर मैं आगे की बात करूं, फ्रंट की बात करूं,
जिस तरह से फ्रंट है बिल्कुल उसी तरह से बैक है, यानी कि जो पीछे वाले टायर होंगे उस जगह पर भी कहीं ऐसे एक सेंसर लगे होंगे पीछे वाले टायर के आसपास में, कि साइड का 0.5 मीटर और इस साइड का भी 0.5 मीटर एरिया को डिटेक्ट करे। मतलब अब यहाँ पे आपको आगे का टायर पूछे या पीछे का टायर पूछे, डंपर का आगे का हिस्सा पूछे या पीछे का हिस्सा पूछे, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो जो डंपर की चौड़ाई है वो तो रहेगा ही, जो भी चौड़ाई है उसके साथ में जो साइड में 0.5 मीटर 0.5 मीटर, पीछे में भी 0.5 मीटर 0.5 मीटर, ठीक है। अब आता है कि डंपर का पीछे कितना एरिया तक सेंसर डिटेक्ट करेगा। तो जो डंपर की लंबाई होगी, फॉर एग्जांपल डंपर की लंबाई है 7 मीटर, तो पीछे भी वो 7 मीटर एरिया तक वो डिटेक्ट करेगा। पीछे अगर कोई चीज आ गया तो उसको डिटेक्ट करेगा कितना मीटर तक, तो जो डंपर की लंबाई है, ठीक है, डंपर का जो लेंथ है उतना ही लेंथ तक, ठीक है, उतना ही लेंथ तक पीछे का एरिया में डिटेक्ट करेगा। यानी कि डंपर का जो रियर होगा, डंपर का जो रियर आपका रियर साइड होगा, यानी कि जो पीछे की साइड होगा, उसमें भी डंपर का जो लेंथ है उतना बराबर, उसके बराबर, अगर 7 मीटर लंबा डंपर है तो जो पीछे है वो सेंसर 7 मीटर लंबा एरिया तक को डिटेक्ट करेगा, एंटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। अब पूछेगा भाई आगे का कितना मीटर को डिटेक्ट करेगा, तो आगे का मीटर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं कि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, ब्रेकिंग जो स्पीड है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो तय करेगा, साथ ही साथ जो डंपर की लंबाई है वो तय करेगा। इसका तय करने का अधिकार दे दिया गया है माइंस के मैनेजर को, कि भाई माइंस का मैनेजर अपना एसओपी निकाले और उसमें तय करे कि जो आपका आगे का एरिया है उसमें एंटी प्रॉक्सिमिटी कितना बड़ा एरिया को, आगे के टारगेटेड एरिया को वो एनालाइज कर सकता है, ठीक है। अब ये पोर्शन आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ये पोर्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और ये फोटो, ये वीडियो, ये पीडीएफ, ये सब डाला हुआ है बाबू, ठीक है ना। डाटा लॉगिंग सिस्टम होना चाहिए, 96 घंटा का ऑपरेटिंग बैकअप होना चाहिए, है ना। सेल्फ खुद से डायग्नोसिस करने वाले होने चाहिए, कीचड़ विचड़ से खराब ना हो ऐसा होना चाहिए, झटका से खराब ना हो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तापमान में भी खराब ना हो ऐसा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी वगैरह में खराब ना हो, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बताए गए कुछ। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे क्लास कर रहे हैं तो बाबू मैं आपको बता देता हूँ, डीजीएमएस का पोर्शन जितने भी सर्कुलर है ना, वो सर्कुलर तो बहुत सारा मैं सीएमआर के साथ आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारा सर्कुलर मैं आपको नहीं पढ़ाया था। वो सभी सर्कुलर को मैं ऐसा, जैसे ये वाला सर्कुलर लाया हूँ ना, इसी तरह से एक एक सर्कुलर का मैं पीडीएफ नोट्स के साथ आपको बना के समझाऊंगा, ताकि अच्छे से आप एक एक सर्कुलर को समझ सको। आजकल सर्कुलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पिछले कुछ एग्जाम में देखा गया कि 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट सर्कुलर से पूछ दिए गए हैं। तो इन सभी चीजों को एनालाइज किया जाएगा और एक एक सर्कुलर को पढ़ाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो सब सर्कुलर में आपको पढ़ाऊंगा। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए बाबू, अभी तक आप मेरे पे भरोसा रखे हैं तो आगे भी भरोसा रखिए। अभी तक इतना पोर्शन कवर किया हूं तो आगे भी करूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और जो क्लासेस लेना चाहते हैं उसको मैं बता देता हूँ कैसे लेंगे। आप प्ले स्टोर ऐप में जाइए, ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ब्लैक डायमंड ऐप सर्च कीजिए, ब्लैक डायमंड स्पेलिंग ये रहा, आपका लोगो ये रहा, इसको इंस्टॉल कीजिए, इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके फेस पे कुछ ऐसा आ जाएगा, स्टोर में जाएंगे तो मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच, एमसीएल एसएससीएल बैच और माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बैच। अगर आप एमसीएल एसएससीएल बैच को पूरा लेना चाहते हैं, इसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीपीटी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा, तो ये आप बैच ले सकते हैं। अगर आप माइनिंग सरदार ओवरमैन का सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। आपको टेस्ट सीरीज कम से कम 70-75 टेस्ट मिलने वाला है, उससे कम तो मिलेगा नहीं, हर टॉपिक का मिलेगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब कुछ मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।